नमस्कार दोस्तों। आध्यात्मिक समाधान सीरीज के चौथे एपिसोड के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस एपिसोड के अंदर एक ऐसे भाई का काउंसलिंग का केस हम आप सभी के साथ साझा करने जा रहे हैं जो कि पिछले 10 वर्षों से बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले 10 वर्षों में इन भाई ने कई सारे नए नए काम धंधे शुरू करने का प्रयास किया। कुछ समय वह काम चलता है, काम के अंदर कुछ तरक्की मिलती है, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि इनका काम धंधा बंद ही हो जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, ये जो भाई हैं, इनके ऊपर आज के समय में 10 से ज़्यादा जो है कोर्ट केसेस चल रहे हैं। चेक बाउंस के केस इनके नाम पे चल रहे हैं। अब हमने भाई से पूछा कि इतने सारे चेक बाउंस के केस कैसे हो गए, तो उसकी तो एक बहुत ही लंबी कहानी है जो कि अभी कुछ ही क्षणों में आपके साथ हम साझा करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब हमने इन भाई से बात किया तो इन भाई की परमात्मा से एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी। दोस्तों, ये भाई ऐसा बताते हैं कि इन्होंने जब एक शिव मंदिर का निर्माण करने में पैसे लगाए तो उसके बाद से मतलब कुछ ऐसा हुआ कि कहीं पर एक शिव मंदिर का निर्माण होना था, तो इन्होंने उस मंदिर के पूरा निर्माण करने में पूरी इन्होंने जिम्मेवारी ले ली। इन्होंने बहुत उसके अंदर पैसा लगाया, लगभग 15 से 20 लाख रुपए इस भाई ने उस मंदिर के निर्माण में लगाए। लेकिन इनके पैसे लगाने के बाद उस मंदिर का निर्माण रुक गया। कोई कानूनी बाधा उस मंदिर के निर्माण में आ गई, जिसके बाद वो मंदिर भी प्रॉपरली ऑपरेशनल नहीं हो पाया। वहां पे परमात्मा की सेवा भी नहीं हो पाई, जनता की सेवा नहीं हो पाई। वो स्थान मतलब जैसे है, वो जो पैसा इन्होंने लगाया वो सफल नहीं हुआ। और ये ऐसा बताते हैं कि वो पैसा जब इन्होंने लगाया था उसके बाद से ही इनका बुरा वक्त शुरू होने लग गया। तो भाई ऐसा कहते हैं कि मैंने इतनी शुभ भावना के साथ परमात्मा की सेवा करने के लिए उनका स्थान का निर्माण करने में इतना पैसा लगाया, उसके बावजूद भी ना तो उस स्थान पर सेवा हो पाई और न ही मैं सफल हो पाया। तो ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? ये भाई इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा जो है दर्द में थे। दोस्तों, इन भाई का पूरा केस हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहेंगे उन साथियों का जिन्होंने हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है और जो कि हमारी सेवाओं का विस्तार करने में, हमारे चैनल को ग्रो करने में हमें अपना सहयोग दे रहे हैं। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी रिसेंटली एज अ मेंबर ज्वाइन किया है, उनके नाम हैं नीलेश परदेशी जी, विराल पंडित जी और अनन्या घोष जी। आप तीनों के बहुत बहुत हम आभारी हैं। आप हमारे चैनल के मेंबर बने हैं और जैसा कि हमने कहा, आप हमारी सेवाओं का विस्तार करने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। आप तीनों का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नज़र आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी सेवाओं का विस्तार करने में आप भी हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब वापस चलते हैं काउंसलिंग के केस की तरफ। तो दोस्तों, इन भाई ने ऐसा बताया कि अपने 10 वर्ष की आयु से ही इन भाई ने कमाना शुरू कर दिया था। बचपन में ये अपने पिताजी की किराने की दुकान को संभाला करते थे। उसके साथ साथ ये बताते हैं कि इनके परिवार के अंदर बहुत सारी गायें भैंसें थी, तो उनका दूध निकाल करके घर घर जा कर के बेचने का काम भी ये भाई किया करते थे। दोस्तों, जब ये भाई थोड़े बड़े हुए तो ये बताते हैं कि वो समय था जिस समय ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन्स आए थे और ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन्स घर घर तक पहुंच गए थे और इनको ऐसा लगा कि भैया ये तो बहुत ही ज़्यादा बूमिंग इंडस्ट्री होने वाली है। तो इन्होंने टीवी को रिपेयर करने वाले जो मैकेनिक होते हैं, जो रिपेयर शॉप्स होती हैं, तो टीवी को रिपेयर करने का काम सीखा और उसकी एक दुकान डाल ली। अब भाई बताते हैं कि काम तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इन भाई को सेटिस्फैक्शन नहीं था। ये भाई ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे। दोस्तों, इनकी इस इच्छा ने इनको एक दूसरे रास्ते पे डाल दिया
इन्होंने पहले तो अपना काम जो ये कर रहे थे, जो जो शॉप खोली थी उसको बंद कर दिया, और इनको कोई बैंक की एक स्कीम पता लगी जिसका नाम था पिगमी स्कीम। जी हाँ दोस्तों, पिगमी जो नाम है शायद इस स्कीम के अंदर पिगी बैंक से लिया गया है। जो हमारे पास गुल्लक होती है, आप सभी ने गुल्लकों के अंदर पैसे इकट्ठे किए होंगे, बचपन के अंदर पैसे इकट्ठे होते रहते थे, फिर जब एक सर्टेन अमाउंट हो जाता था तो गुल्लक को तोड़ दिया जाता था। तो इसी प्रकार से दोस्तों एक बैंक की स्कीम थी पिगमी, जिसके अंदर इन्होंने एज एन एजेंट ज्वाइन कर लिया। अब पिगमी स्कीम में होता कुछ ऐसा था कि व्यक्ति को जो भी उसका स्थान, जो भी एरिया उसको एलोकेट होता था, उस एरिया के अंदर, उस स्थान के अंदर घूम घूम करके लोगों से मिलना होता था, उनको कन्विंस करना होता था कि वो अपना जो भी, वो रोज़ कुछ कुछ थोड़ा बहुत पैसा अपनी जेब से निकाल सकते हैं, वह पैसा निकाल करके इनको दें, और जो बैंक है वो आने वाले 2 या 3 वर्षों में ऐसा कुछ था कि वो पैसा दुगना करके देता था या तिगुना करके देता था, या कुछ मतलब बहुत अच्छा उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता था। तो ऐसे एक जो स्कीम है उसके तहत ये बैंक किसी बैंक के बिहाफ पे लोगों से पैसा कलेक्ट करने लग गए। अब इसमें कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि कोई रोज़ के 10 रुपये दे रहा है, कोई 5 रुपये दे रहा है, कोई 2 रुपये दे रहा है, लेकिन ये भाई बताते हैं कि ये इनका काम बहुत अच्छा चलने लग गया था। शुरू में तो लोग पैसा जमा कराने में आनाकानी करते थे, लेकिन कुछ समय बाद ये भाई बताते हैं कि मेरी बहुत अच्छी इसके अंदर इनकम होने लग गई। बैंक से इनको इस स्कीम के अंदर कमीशन भी बहुत अच्छा मिलता था। अब दोस्तों भाई बताते हैं कि जितना ये पहले कमाया करते थे उसका 7-8 गुना पैसा ये पिगमी स्कीम के एजेंट बन करके कमाने लग गए थे। लेकिन अभी भी इनको अंदर ही अंदर कुछ ऐसा लगता था कि नहीं, मैं और ग्रो कर सकता हूँ। और ग्रो करने के चक्कर में ये भाई ऐसा बताते हैं कि किसी ने इनको ये राय दी कि भाई तुम बैंक में पैसा जो ये हम लोगों से इकट्ठा करके देते हो, देखो गांव वालों का जो विश्वास है वो तो तुम्हारे ऊपर है, वो बैंक के ऊपर नहीं है ना। तुम लेने आते हो, सब लोग दे देते हैं, तो तुम बैंक के पास ये पैसा क्यों रखवाते हो? तुम ये पैसा खुद लेकर के लोगों को रिटर्न क्यों नहीं देते हो? अब यहां से भाई की कहानी शुरू होती है। भाई कमेटी डालने का काम शुरू कर देते हैं। कमेटी डालने का काम अर्थात, जो वैसे तो सब लोग इसको समझते ही होंगे, जैसे 20 लोगों की, 30 लोगों की मिलकर के लोग क्या करते हैं, एक सर्टन अमाउंट हर महीना पे करते हैं, और उसमें ये होता है कि, और जो भी जैसे 30 लोगों ने 10-10 हज़ार की कमेटी डाल दी है ना, तो उसके अंदर अब क्या हुआ कि मतलब 30 लाख रुपए इसके अंदर इकट्ठे हो गए। 30 लाख है या 3 लाख है, अभी हमारे कैलकुलेशन एग्जैक्टली रिकॉर्ड करते समय दिमाग में नहीं आ रहा है, तो मतलब इकट्ठा एक पैसा हो गया। तो एक एक करके हर महीने जो लोग हैं, कोई ना कोई व्यक्ति जो कमेटी है उसको विड्रॉ कर लेगा, और जो व्यक्ति जितना पहले कमेटी से पैसा निकालता है उतना उसको जो पैसा है कुछ टूट करके मिलता है। मतलब उसको बोलते हैं कि वो कुछ लॉस को बेयर करते हैं, लेकिन क्योंकि वो जल्दी पैसा ले रहे हैं सबसे। तो ऑल एंड ऑल इन्होंने कमेटी डालने का काम जो है शुरू कर लिया। ये भाई बताते हैं कि इनका कमेटी डालने का जो काम है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने लगा, और ये मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा अमीर से हो गए। अब ये बताते हैं कि कमेटी डालने के काम के समय इनका एक कंपटीटर था जिसने इनकी बैड माउथिंग करना शुरू कर दिया, कुछ ऐसा बोलना शुरू कर दिया कि भैया इसके पास जो लोग पैसे लगाते हैं कमेटी पे, उनके पैसे डूब जाते हैं, ये पैसे रिटर्न नहीं कर पाते हैं, कुछ मतलब ऐसा इनके काम को गिराने का प्रयास किया, क्योंकि वो व्यक्ति भी इस काम के अंदर कमाना चाहता था। अब ये भाई बताते हैं कि इस समय पर ये खुद तो लाखों रुपए कमा रहे थे, क्योंकि इनके पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 30-30, 40-40 कमेटी के सर्कल चल रहे थे। जी हाँ दोस्तों, एक कमेटी के सर्कल का मतलब ये होता है, एक सर्कल के अंदर जैसे 40-50 लोगों ने मिलकर के कोई कमेटी डाली हुई है, इसी प्रकार के इनके 30 से 40 अलग अलग कमेटी के सर्कल चलने लगे। तो एक दूसरा व्यक्ति था, वो भी ये काम करना चाहता था, तो उन्होंने इनका नाम बदनाम करना शुरू किया। अब ये बताते हैं कि उसने जब नाम बदनाम करना शुरू किया तो कई लोग इनके पास आने लगे और लोगों ने बोलना शुरू किया कि भैया तुम हमें हमारा पैसा अभी लौटा दो। अब ये बताते हैं कि मैंने ऐसा 5 से 10 केसेस के अंदर किया, लोगों के पैसे लौटा दिए, मेरे पास तो बहुत पैसे होते थे। तो लोगों को विश्वास हो गया कि नहीं नहीं, वो जो व्यक्ति बात कर रहा है
वो जो है ऐसे ही मतलब वो कर रहा है, तो नहीं, इनका जो वो है वो ठीक है। अब ये बताते हैं, अभी ये वाला शायद समय था जिसके अंदर इनका डाउनफॉल आने वाला था, और ये ऐसा बताते हैं कि किसी एक महिला के संपर्क में ये आए। अभी थोड़ा थोड़ा ऐसा था कि ये कहीं कहीं पर ये बदनाम हो रहे थे, और कहीं कहीं पर जो है ये भाई जो है वो इनका नाम था, मतलब काम थोड़ा डाउन हो गया था। और इसी समय पर एक महिला इन्हीं के जीवन के अंदर आती है, जिन्होंने एक ऐसे मतलब कमेटी के ग्रुप होते हैं, सर्कल्स होते हैं, तो एक सर्कल के अंदर इंट्रोड्यूस कराया कि यहाँ पे कमेटी चलती है, यहाँ पर आप चलाइए। और उस सर्कल के अंदर इनको फ्रॉड हो गया इनके साथ, और इनको एट अ टाइम 40 लाख रुपए का झटका लग गया, इनको लॉस हो गया, कोई व्यक्ति पैसे लेकर के भाग गया, और वो जो महिला है वो भी गायब हो गई। तो भाई बताते हैं कि वो इनका पहला लॉस था, लेकिन उस लॉस की जो खबर है वो मार्केट के अंदर फैलने से लग गई, और धीरे 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 करके इनका जो काम है वो डाउन होने लग गया। अब दोस्तों ये जो कमेटियों का और इन सब का जो काम होता है ना, ये ना रोटेशन का काम होता है। इसके अंदर आपका अपना तो पैसा है ही नहीं। ये कुछ इस प्रकार का काम होता है जिसको सही भाषा में अगर बोले, लोग टोपियां घुमा रहे होते हैं, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। सब लोगों को पता है कि ये भाई जो दूसरे लोगों को रिटर्न दे रहे हैं, जो उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो ये कहीं पर कोई काम तो इनका चल नहीं रहा, कोई इन्होंने फैक्ट्री तो डाल नहीं रखी है कि उसके प्रॉफिट के बेसिस पे, जैसे शेयर मार्केट के अंदर होता है कि शेयर के ऊपर डिविडेंड आता है। सब लोगों को पता होता है कि कमेटियों के अंदर ही लॉस होते हैं, कमेटियों के अंदर ही प्रॉफिट्स होते हैं, उसके अंदर ही कुछ गैप होता है। हर बार जब कमेटी पे की जाती है तो एक गैप होता है, एक अमाउंट होता है जो ऑर्गेनाइजर के पास उसको बचता है ना। तो उसका इस्तेमाल करके ही जो ऑर्गेनाइजर है वो वही उस ऑर्गेनाइजर की कमाई हो रही होती है। अब ये भाई बताते हैं कि यही वो समय था जिस समय इनके पास एक पंडित जी आए, और पंडित जी ने इनको प्रपोजल दिया कि भैया आप 10 से 15 लाख रुपए जो है हमारी रिक्वायरमेंट है। और मतलब ये कुछ ऐसा था कि पंडित जी को पता था कि ये मोटे आसामी हैं, तो उन्होंने इनको अप्रोच किया, और इनको मतलब इस चीज़ के लिए अप्रोच किया गया था कि भाई ये उसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन करे, मंदिर बनना था। लेकिन इन भाई ने अपना, जैसे एक वो होता है ना कि आप निश्चिंत रहो भाई सब कुछ मैं करवा दूंगा, तो इन्होंने पूरा पैसा अपनी तरफ से ही लगा करके उस मंदिर के निर्माण के अंदर मतलब वो पैसा लगाना शुरू कर दिया। और फिर कुछ ऐसा हुआ, जब ये बताते हैं कि लगभग 15 लाख रुपए लग गया था, तो उस समय कोई लीगल अड़चन आ गई। जो ज़मीन थी उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट था, जिसके चलते जो मंदिर है उसका निर्माण रुक गया। और वो जो मंदिर का निर्माण रुका, तो आज तक भी वहाँ पर जो है शिवलिंग की स्थापना नहीं हो पाई है, वहाँ पर मतलब सेवा ही नहीं हो पाई, वो मंदिर बन ही नहीं पाया। ये भाई बताते हैं इसी समय पर ये सब कुछ मैंने पैसा लगाया था, और इसी समय पर जो है मेरे को ये लॉस हो गया। तो जो मार्केट में जो पैसा रिटर्न करना होता है ना, जैसे अब रोटेशन है तो रिटर्न करना है पैसा, तो 40-45 लाख का लॉस वहां हो गया था, और 15 लाख रुपए इन्होंने जो इनके पास अपने पड़े हुए थे वो इन्होंने मंदिर के निर्माण में लगा दिए। तो ये भाई कहीं फंस से गए, और जो रोटेशन है उसको ये मेंटेन नहीं कर पाए, जिसके बाद धीरे 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 इनका जो नाम है वो बदनाम होता गया। और करते करते नाम इतना बदनाम हो गया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इनके घर आ गए पैसे मांगने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने लग गए। तो ये फिर भी जोन के अंदर थे कि नहीं मैं काम को वापस उठा दूंगा, लेकिन दोस्तों ये काम तो केवल विश्वास पे चलने वाला काम था। तो इनके साथ क्या हुआ, विश्वास ये कभी मेंटेन कर नहीं पाए लोगों को इस अवज के अंदर कि भाई मेरे पे विश्वास वापस लोगों का जम जाएगा, मैं काम उठा लूंगा। इन्होंने 10 अलग अलग लोगों को चेक इशू किए, जिनमें से ये बताते हैं कि एक व्यक्ति ऐसे थे जिनके पास पहले से ही चेक इनका पड़ा हुआ था, एक ब्लैंक चेक पड़ा हुआ था। वो ब्लैंक चेक कुछ ऐसा था, उनसे इन्होंने कुछ मोटा पैसा उठाया था, तो गारंटी के तौर पे इन्होंने अपना ब्लैंक चेक रखवा दिया था उनके पास साइन करके। और भी फिर मार्केट के जो लेनदार हैं इनके पास आए, इन्होंने उनको चेक इशू कर दिए, और इन्होंने कुछ कुछ समय दे दिया। लेकिन अब जो परिस्थिति है वो कहाँ इनकी सुधरने वाली थी दोस्तों। धीरे 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 करके परिस्थिति इतनी ज़्यादा डिप्लीट होती गई कि ये फिर वहाँ से राइज ही नहीं कर पाए। वो सभी जो लोग हैं उन्होंने एक एक करके चेक बाउंस का केस, उन्होंने चेक डाले, कैश नहीं हुआ तो बाउंस हो गए, तो इनके नाम पे एक एक करके सब लोगों ने केस डालना शुरू कर दिया।
और जिस व्यक्ति को इन्होंने ब्लैंक चेक दिया हुआ था उस व्यक्ति के इन्होंने 15 लाख देने थे। 10 लाख ये दे चुके थे, केवल 5 लाख बचे थे, लेकिन उस व्यक्ति ने 40 लाख रुपए अमाउंट भरा उस चेक के अंदर और उसने भी इनके ऊपर जो है केस डाल दिए कि मैंने तो इस व्यक्ति से 40 लाख रुपए लेने हैं। अब दोस्तों इतने सारे केस इनके नाम पे हो गए तो भाई बताते हैं कि मेरे को अपना गांव छोड़ करके मेरे को भागना पड़ा। अब ये बताते हैं इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ, इस समय से कुछ समय पहले इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। अब इनके बड़े भाई के लगभग इनके बड़े भाई के 4 बच्चे थे। अब भाभी अकेली हो गई हैं, विधवा हो गई हैं। तो ये बताते हैं कि इनके जो गांव है उसके अंदर इनका पारिवारिक घर था, पुश्तैनी जायदाद थी, उसके अंदर आधा हक इनका था, आधा हक उनका था। लेकिन अब क्योंकि इनके ऊपर भी ये परिस्थिति आ गई थी तो इनको वो घर छोड़ करके एक दूसरे शहर में जा करके बसना पड़ा, क्योंकि उस समय ये सब हैंडल करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। अब आज ये बताते हैं कि जो इनकी भाभी हैं उन्होंने उस घर को पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अब कब्जा भी क्या कर रहा है, लड़ाई झगड़ा करके कब्जा नहीं किया है। वो ये बोलती हैं कि भाई मेरे तो पति रहे नहीं और जो तुम्हारा वाला पोर्शन है उसको मैंने किराए पे चढ़ा दिया है, उसी से मेरी रोटी चलती है, उसी से बच्चों की फीस जाती है। तो भाई बताते हैं कि भाई अब मैं क्या करूं, मेरे को एक तो उम्मीद थी कि भैया वहाँ से कुछ मेरे पास शायद मैं उस प्रॉपर्टी को बेच दूंगा, कुछ वो कर लूँगा, रिकवर कर लूँगा, लेकिन वो चीज़ भी जो है मेरे हाथ से निकल गई। आगे इन भाई ने ऐसा बताया कि फिर जब ये शहर में शिफ्ट हो गए तो वहाँ पर फिर इन्होंने पहले एक कन्फेक्शनरी की दुकान खोली जो कि इन्होंने 6 महीना चलाई। लेकिन 6 महीना दुकान चलाने के बाद जो है जो इनका काम है वो इन्होंने बंद कर दिया। इन्होंने बताया कि वो दुकान चली नहीं। उसके बाद ये बताते हैं कि इनके कोई साले हैं, कोई रिलेशन के अंदर इनके, है ना, मतलब जैसे इनकी वाइफ के कोई कज़न ब्रदर हैं, उनके साथ मिलकर के उन्होंने कहा कि तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे जो बच्चे वगैरह हैं इनकी फ़ीस वगैरह मैं देख लूँगा, और इनके जो बच्चे हैं उनकी फ़ीस जो है लाखों रुपए में थी, वो मैं देख लूँगा, तुम मेरे साथ आ जाओ, लेकिन तुम मुझसे हिसाब मत मांगना। अब ये भाई बताते हैं कि मैंने 2-3 साल उनके साथ काम किया, हालांकि उन्होंने जो है फ़ीस वगैरह वो सबका ध्यान रखा, मेरे पास भी हाथ में पैसा रहता था, लेकिन 3 साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो जो साले साहब जो इनके हैं उन्होंने को कुछ ऐसा कहा कि भैया अब जो ये चावल का काम है इसके अंदर वो बात नहीं रही है, तो अब जो मैं ये काम है मैं इसको बंद कर रहा हूँ, और इनको अलग कर दिया गया उस काम से। अब ये भाई बताते हैं कि भाई मैं फिर थोड़ा रोड पे आ गया। अभी फ़िलहाल ये भाई की स्थिति ऐसी है कि पिछले 3 महीनों से जो ये भाई हैं इन्होंने एक चावल का होलसेल का गोदाम खोला हुआ है, लेकिन जो भाई है वो ये बताते हैं कि इनकी उतनी सेल नहीं हो रही है जितनी सेल होनी चाहिए, इनके खर्चे नहीं निकल पा रहे हैं और इनके परिवार की तरफ से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जब हमने इनके परिवार के बारे में इंक्वायर किया तो भाई ने ऐसा बताया कि इनके 2 जवान बेटे हैं, एक बेटा लगभग 30 वर्ष की आयु का है, दूसरा बेटा लगभग 27-28 वर्ष की आयु का है, और तीसरी इनकी पुत्री हैं, वो थोड़ी छोटी हैं लेकिन वो भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी हैं, और तीनों बच्चे जो हैं इनकी नौकरी करते हैं। हमने भाई से पूछा कि भाई वो जो केसेस हैं उनका क्या हुआ, तो भाई बताते हैं कि वो केसेस सारे पेंडिंग हैं। अब ये गांव छोड़ करके आ गए थे तो इनको पता नहीं है सही मायने में कि केस का अब क्या हुआ। हमने इनसे पूछा कि भैया उनका टोटल मैग्नीट्यूड क्या है, अमाउंट क्या है, तो भाई ऐसा बताते हैं कि लगभग 60 लाख रुपए की वैल्यू के केसेस इनके ऊपर किए गए थे, और ये बताते हैं कि अगर मैं ईमानदारी से उन लोगों को पे करूं तो सचमुच में जो अमाउंट बनता है वो 20 से 25 लाख रुपए का ही बनता है, और अगर मैं चाहूं तो इतने अमाउंट में उनको मैं सेटल भी कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास इतना पैसा इकट्ठा ही नहीं हो पा रहा। अब दोस्तों यहाँ तक तो जो हमने बात बताई ये थी कि जो भाई हैं उनकी मुंह ज़बानी, कि उनके हिसाब से क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे लोगों ने उनको धोखा दे दिया, ये सारी बातें ही चल रही थी ना, कि कमेटी में लोगों ने धोखा दे दिया, मुझे लॉस करवा दिया, किसी ने मेरा नाम बदनाम करा दिया, वो मैंने भगवान के यहाँ पे मैंने पैसा लगाया, वहाँ की वजह से मैं फंस गया, इससे बढ़िया तो मैं मंदिर में पैसा ही ना लगाता, है ना, मंदिर भी नहीं बना, मैं भी फंस गया, वो 15 लाख मेरे पास होते तो मैं कामयाब हो जाता। ये सारी भाई की बातें थी, और आज उसके बाद मैं फिर कभी सेट ही नहीं हो पाया। मेरे को लोगों ने धोखा दिया, मेरे साले ने मुझे काम पे रखा, मैं 3 साल तक उसका पार्टनर था,
है ना। उसके बाद उसने मुझे अलग कर दिया, जब उसकी वो हुआ, मैंने कन्फेक्शनरी की दुकान डाली, वो नहीं चली, अभी चावलों का काम कर रहा हूँ, नहीं चल रहा है ना। ये सारी बातें जो थी ये भाई की मुंह ज़बानी थी, लेकिन जब हमने इनको कुरेदा तो चीज़ें कुछ और ही निकल करके आई। सबसे पहली बात तो दोस्तों हमने भाई को बोली कि भाई जी, क्योंकि भाई का नेचर हम देख रहे थे, तो हमने भाई को बोला कि भाई जी आप मुझे सच सच बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसके अंदर जो पैसा है वो थोड़ा फटाफट आपके पास आए और एक ज्यादा अमाउंट में पैसा आपके हाथ में हमेशा आए? भाई ने बोला हाँ। तो हमने भाई, तो ये जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं ये हमें ये चीज़ दिखा रही थी, और जो भाई का जो शुरू से नेचर है वो हमें ये दिखा रहा था कि किसी भी काम को भाई ने, भले ही जो काम धंधा करना शुरू किया वो 10 साल की उम्र से करना शुरू कर दिया, लेकिन किसी भी काम को बैठ करके उसके ऊपर काम करके उसके ऊपर अपनी एनर्जी लगा करके जो ग्रो किया जाता है संयम के साथ, जिसको स्टेबिलिटी बोलते हैं, है ना, वो कैसे होता है इस भाई को बिल्कुल भी नहीं पता। दोस्तों आप खुद ही सोच करके बताइए, कोई भी समझदार बिजनेसमैन होगा, आप अगर उनसे बात करेंगे तो कोई भी समझदार बिजनेसमैन आपको हमेशा यह बताएगा कि कोई भी धंधा जब इंसान खोलता है ना, कोई भी बिजनेस करता है, कोई भी दुकान खोलता है, तो 1 साल तो बैठ करके अपनी जेब से खिलाना पड़ता है बिजनेस को। आप कोई दुकान डालते हैं तो 1 साल तक अपनी जेब से पैसा लगता है, और लगभग 1 साल हो जाने के बाद जो है दुकानदारी को ऐसा बोलते हैं कि 1 साल के बाद दुकानदारी जमने लगती है। धीरे 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 ब्रेक इवन होता है, मतलब जो बिजनेस होता है वो अपना खर्चा खुद निकालने लगता है, और उसके बाद धीरे धीरे और 1-1.5 साल के अंदर वो आपको कुछ प्रॉफिट देने लगता है। यानी कि कोई भी बिजनेस अगर हम करते हैं, छोटे से छोटा बिजनेस में, तो उसके अंदर आपको एक काफ़ी लंबे समय तक इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसके बाद धीरे 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 जो है बिजनेस रिटर्न देने लगते हैं। हाँ, हम उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे जो लोग कुछ एक्सेप्शनली ही अलग काम करते हैं, जैसे कई स्टार्टअप्स आते हैं, वो आते ही हिट हो जाते हैं, कुछ यूनिक प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, हिट हो जाते हैं। हम एक जनरल बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने दुकानदारी है, मैंने राशन की दुकान डाली, 3600 राशन की दुकानें हैं। अगर मैंने दुकान डाली, मेरी दुकान जमेगी, समय लगेगा, लेकिन मुझे टाइम देना पड़ेगा उसको, तब जमेगी। तो हम यूनिक आइडिया की बात नहीं कर रहे, हम जनरल बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें समय लगता है। इनके पूरे जो कार्यकाल है इनका काम करने का, उसमें हमने एक भी काम ऐसा नहीं देखा जिसके अंदर इन्होंने टिक करके काम किया हो। इनको अंदर से यही आग लगी हुई थी हमेशा कि मुझे और ज़्यादा कमाना है, मुझे और ज़्यादा कमाना है, मुझे और ज़्यादा कमाना है। इनको पूरा नहीं पड़ रहा था। तो आप देखेंगे पहले जब ये टीवी मैकेनिक का इन्होंने काम किया तो वो काम भी 7-8 महीने किया था। उसके बाद पिग्मी के एजेंट बने। पिग्मी के एजेंट के अंदर महीने का 10 से 12 लाख रुपए कलेक्शन कर रहे थे ये अपने गांव से, और उस समय पर इनकी 20-1 हज़ार रुपए की इनकम हो रही थी। दोस्तों ये 30-35 से भी ज्यादा साल पुरानी बात है। उस समय अमाउंट बहुत ज्यादा होता था, लेकिन वो पूरा नहीं पड़ रहा है। अभी एक चीज हाथ में आई है, इंसान क्या करता है, लग करके करता है, काफी टाइम पैसा इकट्ठा करता है अपने पास, अपनी जमीन जायदाद बनाता है, थोड़ा सेट करता है अपने आप को, फिर सोचता है कि मैं कुछ करूं। इनको वो दिख रहा था। अब देखो इनको क्या नजर आ रहा था, इनको अपने 10-20 हज़ार रुपए हर महीने के नजर नहीं आ रहे थे, इनको वो 10 से 12 लाख रुपए इनको नजर आने लगे, जो कि इनके हाथ में थे, है ना। दोस्तों ये सबसे बड़ा श्राप है हर उस व्यक्ति को जो कि मनी के रोटेशन वाले बिजनेस के अंदर होता है। देखिए मनी रोटेशन का जो बिजनेस होता है उसमें क्या है कि पैसा ना आपका अपना नहीं है। पैसा कागजों पे दिख रहा है, वो कागज आपके हाथ में जरूर है, लेकिन वो पैसा अपना नहीं है। दोस्तों जब भी आप किसी ऐसी पोजीशन के अंदर हो जिसके अंदर किसी दूसरे व्यक्ति का पैसा आपके हाथ में है और उसकी कुछ जिम्मेवारी आपके पास है, तो बहुत सोच समझ करके उसको खर्चना पड़ता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा पैसा आपके हाथ में रहने लगता है, जब आप बहुत ज़्यादा रोटेट करने लगते हो पैसे को, तो आपको गैप नज़र आने लगता है। जैसे आपको नज़र आने लगता है कि भाई हर टाइम मेरे पास 1 करोड़ रुपया तो पड़ा ही होता है, मार्केट का पैसा घूम रहा है, वो 1 करोड़ मेरा नहीं है, लेकिन मार्केट का पैसा घूम रहा है, तो 1 करोड़ रुपए मेरे पास पड़ा हुआ है, इसमें 10-15 लाख रुपए अगर मैं अपने लिए भी यूज़ कर लूँगा तो ये वाली चीज़ तो कभी आएगी ना, मेरे पास तो हमेशा 1 करोड़ का बफर पड़ा है। लेकिन क्या वो 1 करोड़ रुपए आपका अपना है? द आंसर इज नो।
ऐसी ही कुछ परिस्थिति इन भाई के साथ थी। ये इतने ज़्यादा कमेटियां चला रहे थे, इतनी ज़्यादा टोपियां घूम रही थी, इतना ज़्यादा पैसा रोटेट हो रहा था, करोड़ों रुपया अपने हाथ में रहता था, लेकिन वो करोड़ों रुपया इनका अपना नहीं था। तो इनको जब ऐसा होता है तो क्या होता है, ये जो पैसा होता है ना, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। इस पैसे से बहुत ज़्यादा अहंकार आता है। दोस्तों आप देख लीजिएगा, कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा ना जिसने मेहनत करके धीरे 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 करके स्लोली जिसने ग्रो किया होगा, ग्रेजुअली जिसने ग्रो किया होगा, आप देख लेना उस व्यक्ति के अंदर कभी भी हवाबाजी नहीं होगी। वो व्यक्ति आपको हमेशा ऐसा नजर आएगा, थोड़ा ना वो जमीन से जुड़ा हुआ होगा, थोड़ा वो सहज रीति खर्चा करेगा, सहज रीति सब कुछ सोच समझ करके करेगा। लेकिन जिस आदमी के पास तेजी वाला पैसा आ रहा है, इसको देसी भाषा में तेजी वाला पैसा बोलते हैं, तेजी का पैसा है, तेजी में आया तेजी में गया, तेजी में आया तेजी में गया, यहां पे आया चल 18% का प्रॉफिट उठा, वहां पे 10% का लॉस उठा, इस तरह का काम। जैसे इनका कमेटियों का काम था, कुछ लोग शेयर्स की ट्रेडिंग का काम करते हैं। दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक होता है डेली ट्रेडिंग। ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, मार्केट में पैसा घूम रहा है। दोस्तों शेयर ट्रेडिंग के अंदर भी जो काम होता है वो इसी प्रकार का होता है कि डेली ट्रेड में आप जब अमीर बनते हो तो कोई ना कोई गरीब जरूर बन रहा होता है, कोई हारता है तो आप जीतते हो। इन अ वे ये जो सारा काम होता है, जो कमेटियों का भी काम होता है, इन अ वे आप कर क्या रहे हो, इसको एग्जैक्टली आप जुआ तो नहीं बोल सकते हो, लेकिन ये केवल और केवल लालच का काम है। लोग, हर कोई तो नहीं, किसी किसी व्यक्ति की ज़रूरत भी होती है जो कमेटियाँ डालते हैं। जैसे कुछ लोग थोड़े समझदार होते हैं, उनके होता है कि कोई कोई प्रॉपर्टी बनानी है, कुछ बनाना है, कोई चीज़ कोई एसेट बनानी है, तो कमेटी डालेंगे तो एक बारी में मोटा अमाउंट अपने पास आ जाएगा, उससे हम अपनी एसेट बना लेंगे और कमेटी हम चुकाते रहेंगे। ये तो होती है समझदारी। लेकिन मजॉरिटी जो लोग जो कमेटी, किट्टी पार्टीज और इन सब चीज़ों के अंदर होते हैं, इसके अंदर होता है शोशाबाजी, इसके अंदर होता है लालच, और इसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो होती है, सबसे ज्यादा जो मार करती है, वो होती है नजर। जिस आदमी के पास पैसा है ना, अपने पास, जैसे इनके पास पैसा था, तो इनकी नजर है हर वक्त पैसे के ऊपर कि मेरा पैसा मेरे पास है, मेरे पास है। ये एक झूठा अहंकार आपको देता है दोस्तों। तो दोस्तों इनके जो पतन का कारण है, जो हमने भाई के सामने रखा, पहले हमने इनको आध्यात्मिक रूप से समझाया, उसके बाद हमने इनको जो है लौकिक रीति से समझाया। दोस्तों पहले हम आध्यात्मिक वाले की बात करते हैं। क्या भाई ने शिव मंदिर के अंदर 15 लाख रुपए लगाए और उससे इनका पतन शुरू हुआ? क्या इसका उत्तर हाँ है या ना है? जो डरने वाला व्यक्ति होगा दोस्तों वो बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, वो तो केवल इत्तेफाक था। दोस्तों हम ठोक बजा करके इस बात को कहते हैं, इन्होंने 15 लाख रुपए मंदिर के अंदर लगाए उसके निर्माण के लिए, इसी वजह से ये व्यक्ति बर्बाद हुए। क्यों बर्बाद हुए? क्या मंदिर में पैसा लगाना गलत बात है? नहीं, दान धर्म करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, हमें ऐसी चीज़ों के अंदर पैसा लगाना चाहिए जो कि दूसरों की उन्नति के अंदर कंट्रीब्यूट करे। अब एक मंदिर बनता है, वहाँ पे कितने श्रद्धालु आते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, शिवलिंग होता है, उनके सामने बैठ कर कितने लोग साधना करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तो पैसा लगाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों अगर विशेषकर आप शिव के सामने जा रहे हैं, देखिए बुरा नहीं मानेगा हमारी इस बात का, अगर किसी को इस बात का बुरा लगे तो हम अभी से क्षमा मांग रहे हैं आपसे। दोस्तों जो शिव हैं उनके सामने जाने का हमेशा एक नियम होता है। शिव के सामने हमेशा बालक बन करके जाया जाता है। शिव के सामने अगर कोई भी व्यक्ति अहंकार में जाता है तो उसका अहंकार चूर चूर हो जाता है। हम ये बात केवल वीडियो में कहने के लिए नहीं कह रहे दोस्तों, हमने ये बात भाई को बोली थी और भाई ने भी इस बात को स्वीकारा था कि उसके मन में यही भावना थी। जब पुजारी ने इनको अप्रोच किया कि आप आएं और इसके अंदर अपना सहयोग दें, तो इनके पास क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा घूम रहा था और वो पैसे की गर्मी बोल रही थी कि अरे हम करेंगे, और उसको भी ये अपना नाम बाला करने का ना एक टूल देख रहे थे कि हाँ जी ये वाले भाई साहब है, जैसे होता है ना, ये वाले भाई साहब है, इन भाई साहब ने बनवाया है मंदिर, इन भाई साहब ने मंदिर बनवाया है। ये बात ये भाई सुनना चाहते थे कि शिव का मंदिर मैं बनवा रहा हूं, मैंने बनवाया है। ये दोस्तों ये जो अहंकार है ना, इसी ने इनको, इन असली में जो ये भाई हैं इनको मिट्टी में मिला दिया दोस्तों। इस अहंकार की वजह से इनकी बर्बादी शुरू हुई, इसमें कोई देयर इज नो डाउट अबाउट इट।
देखो दोस्तों, अब हमें करना क्या चाहिए था, या इन भाई को करना क्या चाहिए था, कभी भी प्रभु के सामने कोई चीज़ अर्पण करें, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, चर्च में जाओ, है ना, किसी और आप किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, आप दान पात्र में धन डाल रहे हैं, हमेशा अपने इष्ट के सामने ऐसे रहना है। धन दे रहे हो, लेकिन वो जो धन आपके पास है वो देन किसकी है, ये बिल्कुल नहीं भूलना है। शिव हमारे पिता हैं, है ना, जो कुछ भी हमारे पास है उन्हीं का ही दिया हुआ है। तो कब अब बाबा को अर्पण करने में मना नहीं है, 15 लाख या 50 लाख अर्पण कर दो, आपके पास है तो कर दो, लेकिन शिव के सामने जाओ तो संकल्प क्या होना चाहिए, भावना क्या होनी चाहिए कि बाबा, बाबा ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से मेरे पास आया है, बाबा मैं जो बना हूँ सब, ये सब आपकी कृपा है, आपका हाथ मेरे सर पे नहीं होता तो कैसे करता। मेरे प्यारे बाबा, मेरा आपसे अनुरोध है बाबा, ये कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, मैं चाहता हूँ बाबा कि आपके चरणों के अंदर सफल हो जाए। और 15 लाख छोड़िए, 15 रुपया भी डालेंगे ना, सब मुट्ठी बंद करके, है ना, परमात्मा का ध्यान करें और संकल्प करें, कहें हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, मेरे जो ये धन है इतना ही अभी मैं दे सकता हूँ, इतना ही स्पेयर है, बाकी मुझे चाहिए अपनी गृहस्थी चलाने के लिए, मुझे ज़रूरत है मेरे बाबा, लेकिन मेरे प्यारे बाबा ये जो पैसा आपकी दान पेटी में डालने वाला हूँ ना, इसका एक एक पैसा सफल कराना, एक एक पैसा जो है इसको विश्व कल्याण के कार्य में लगाना। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, इसको अपने चरणों में आप स्वीकार करें। प्रभु को जब भी कुछ अर्पण किया जाता है तो इस भावना से, देखो परमात्मा के, भोले बाबा के एक नहीं, उसके हजारों मंदिर है, अगर एक नहीं बनेगा ना, उसके भक्त दूसरे मंदिर चले जाएंगे, उसको फर्क नहीं पड़ता, है ना, हमसे वो नहीं है, उनसे हम हैं। तो बात भावना की है। जिस समय भाई ने ये डाला तो भावना जो थी वो अहंकार की थी, भावना इस चीज की थी कि मैं कोई चीज हूं और मैं ये मंदिर बनवा रहा हूं, और उस भावना ने ही इनका बंटाधार कर दिया। तो भाई को जब हमने बोला तो उनको ये बात का आत्मग्लानि भी हुई। भाई ने कहा कि आज तक मैंने इस बात को रियलाइज ही नहीं किया, मैं तो यही सोचता रहा कि मैंने लगाए, मैंने लगाए, मैंने लगाए, जबकि ये सब हो जाने के बाद भी मन में संकल्प क्या चलना चाहिए कि अरे मैं कौन था लगवाने वाला, पता नहीं कुछ गड़बड़ होगी उस पैसे के अंदर जो सफल नहीं हो पाया, बाबा की सेवा नहीं हो पाई, ये सोचना चाहिए था। लेकिन सोचा क्या, मैंने लगाया खराब हो गया, मैंने लगाया खराब हो गया, मेरा मेरा मेरा, तो जहाँ मेरा मेरा आया वहाँ बंटाधार। तो प्यारे दोस्तों, कभी भी प्रभु के सामने जाओ तो तेरा तेरा, आपका ही है जी, आपका ही है, मैं कौन हूँ, आपका ही है जी, बस ये बस स्वीकार कर लो, बस आप इसको और सफल करा देना, मेरा घर भी आपका ही घर है, लेकिन यहाँ से और सेवा होती है, इसको और स्वीकार करा देना। इस संकल्प से डालेंगे, 1 रुपया भी भारी पड़ जाएगा किसी अहंकारी के 1 करोड़ के ऊपर। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आप भी जब कभी ऐसा करें, किसी भंडारी में डालें, तो क्या संकल्प से डालना है इसका थोड़ा ध्यान रखें। अब दोस्तों आगे आते हैं। तो हमने भाई से पूछा कि चलो भाई ये तो पुरानी बात हो गई, फिर हमने उनको इस चीज़ पे भी गाइडेंस दी कि देखिए आपका काम चलने में समय लगता है, आप थोड़े स्थिर हो जाइए, कोई बात नहीं। हमने देखो भाई को टेस्ट करने के लिए कि भाई की इंटेंशंस क्या है, हमने भाई को बोला, हमने कहा देखो भाई 10 साल से केस चल रहे हैं, है ना, आपको ढूंढ पाए वो लोग? तो भाई ने बोला नहीं ढूंढ पाए। अब ये जो भाई हैं लगभग 65 वर्ष की आयु होगी भाई की, है ना, काफ़ी बड़ी होगी आयु भाई की। तो हमने भाई को बोला वो ढूंढ पाए? हमने कहा भाई 65 के हो गए हो, है ना, 10-12 साल और निकालने, है ना, थोड़ा योग साधना ध्यान करो, उसमें निकालो, क्यों टेंशन लेते हो, कौन सा आपके घर आ रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, उन्होंने, मैंने लिए हैं तो पैसे तो उनको दूंगा मैं, मेरा नाम खराब हो रहा है। अब देखो दोस्तों, यहाँ तक तो बात ठीक थी, पैसा लिया है तो देना चाहिए, है ना, आपकी जिम्मेवारी है, देना चाहिए, जो जेन्युइन अमाउंट है वो तो देना ही चाहिए, केस छोड़ दो, कितने का भी डाल रखा हो, देना चाहिए, ये बात ठीक है। आगे भाई ने जो भाई बात बोली उससे हमें बिल्कुल समझ में आया कि ये जो भाई है पूरी तरह से अहंकार के ट्रैप के अंदर है। दोस्तों प्यारे भाई ने ऐसा बताया कि जो इनका घर है, जो ये कमाते हैं, उसके अंदर घर का जो खर्चा है वो पूरा नहीं पड़ रहा,
एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, 3 बार बोल दिया। हमने भाई को बोला, मैंने कहा भाई साहब ऐसा कौन सा खर्चा है आपका जो पूरा नहीं पड़ पा रहा? कह रहे नहीं, मेरा बहुत थोड़ा बड़ा परिवार है, 2 बच्चे हैं, उनका भाई उनकी भी शादी हो चुकी है ना, बहू है, उनके फर्दर बच्चे हैं। अब यहाँ पे हमारे को ऐसा लग रहा था कि बच्चों की एजुकेशन ये ठीक से नहीं करा पाए होंगे, है ना। तो ये कहते हैं कि बच्चे भी मेरे को कहते हैं कि पापा हमारा पूरा नहीं हो पा रहा है, हमारे को दिक्कत है, मेरे को दिक्कत है। तो मुझे ये होता है कि भैया सब कुछ मुझे करना है, इस घर का जो लीडर हूँ वो मैं हूँ, मैं पाल रहा हूँ सबको, ठीक है, मेरी जिम्मेवारी है, मेरे को करना है। यहाँ पे थोड़ा हमने भाई को थोड़ा टेढ़े, हमने भाई से बात करी, स्टार्ट करी। हमने भाई को बोला, हमने कहा भाई जी आपके 2 लड़के हैं, एक लड़की मैं मानता हूँ बेटी की जिम्मेवारी होती है, इंसान सोचता है कि शादी करनी है, लेकिन 2 लड़के हैं आपको, आप उनको क्यों नहीं बोलते घर वो चलाएं? क्या हो गया? आपने आज तक पूरी मेहनत करके अपने आप को झोंक करके, भाई आपको नहीं पता था कि रास्ता थोड़ा टेढ़ा ले लिया आपने, लेकिन आप कर रहे थे ना, तो अब बेटे कर लेंगे तो क्या दिक्कत है? तो दोस्तों जब भी मैं बेटों की बात करूं भाई थोड़ी बात घुमा जाए, बेटों की बात करो भाई थोड़ी बात घुमा जाए। हमने उनसे पूछा आपके बेटे क्या काम करते हैं, ये हमारे को बताओ आप। दोस्तों अब जो हम बोलने वाले हैं ना, वो सुन करके ना आप हैरान हो जाओगे, दिमाग फट जाएगा। भाई ने बोला, भाई जी मतलब ऐसे तो मेरे सारे बच्चे सेट हैं, एक बच्चे को आईआईटी से पढ़ा रखा है, ठीक है, दूसरा बच्चा आईआईटी आईआईएम कर चुका है, एक बेटे का उन्होंने बताया, उनके एक बेटे हैं, उसका 65 लाख रुपए का पैकेज है दोस्तों, 65 लाख रुपीज़ पर एनम उनका एक लड़का कमाता है। उस लड़के की वाइफ भी कमाती है, वो भी वर्किंग है। दूसरा बेटा है वो लगभग 28 लाख रुपए कमाता है साल के, ठीक है। दोस्तों 65 लाख रुपए साल की का मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है महीने के 4-5 लाख रुपए कमाता है वो लड़का, ठीक है। अब हमने इन भाई से बोला, हमने कहा भाई एक बात बताओ, आपके बेटे इतना अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छा और इनकी बेटी का भी कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसी जॉब लगने वाली है। हमने कहा इतना वो पैसा कमाते हैं, अब कहाँ कम पड़ रहा है पैसा? तो भाई फिर उस चीज़ के अंदर आ गए कि नहीं, ये जो गोडाउन है ये भी अभी मेरे बेटे ने ही थोड़ा मेरी हेल्प करके खुलवाया है, लेकिन मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। तो हमने कहा चलो उसका तो सोल्यूशन आपका कर ही दिया ना, थोड़ा स्टेबल हो जाओ। अभी भी भाई ने बताया कि उनके मन में यही चलता है कि भी फटाफट पैसा आ जाए, इजी मनी मेकिंग। तो हमने भाई को कहा कि भाई आज भी अगर कमेटियाँ घूमती हैं ना दिमाग में, तो उसको डिलीट कर दो, वरना अभी जितनी प्रॉब्लम्स है ना और ज़्यादा, ये कमेटियाँ और इजी मनी मेकिंग से आप दूर रहो। मोटा मोटा हमने भाई को बोला कि भाई जब बच्चे इतना कमाते हैं तो आपको क्या टेंशन है? तो ये कहते हैं कि नहीं बच्चों से नहीं होता है, वो अभी भी बोलते हैं कि हमारे को प्रॉब्लम है, और मतलब मेरे को ही टेंशन होती है कि भाई सब कुछ मेरे को ही करना है। तो हमने कहा कि भाई जी देखो, यहाँ पर ना आपको असली में क्या करना चाहिए, अपने बच्चों से बोलना चाहिए कि वो आपको इन केसेस को सेटल करने में मदद करें। देखो दोस्तों, जिस आदमी का लड़का 5 लाख रुपए महीना कमा रहा हो, अगर उस पिता के सर पे सिर्फ 20-22 लाख रुपया कर्जा हो, तो उस लड़के के लिए तो 6 महीने का भी गेम नहीं है। 6 महीने नहीं करेगा अपना काम, 6 महीने मतलब नहीं करेगा अपने ऊपर खर्चा, थोड़ा सा देख लेगा या आधा आधा कर लेगा, 2-2.5 लाख करके भी देगा तो भी साल भर में पिता का कर्जा उतार सकता है, और 2 लड़के कमाते हैं मोटा। लेकिन ये जो भाई हैं ये कहते हैं कि मैं अपने बेटों से मदद नहीं लेना चाहता। दोस्तों यहाँ पर इन भाई ने कहा कि मैं उनका बाप हूँ और मैं उनका बाप बनकर रहना चाहता हूँ। मेरा अपने आप से संकल्प है कि कभी भी मुझे ऐसी किसी पोजीशन के अंदर ना आना पड़े जिसके अंदर मेरे बेटे मेरे लिए कुछ करें। मैं उनके लिए हमेशा से करता आया हूँ और मैं ही करूँगा। मैंने ही उनकी पढ़ाइयाँ करी हैं, मैंने ही उनको सब कुछ सेट किया है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटों के मन में बिल्कुल भी ये बात आए कि उनको मेरे लिए कुछ करना पड़ गया। दोस्तों देखिए, स्वाभिमान से जीना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन क्या होती है, स्वाभिमान में और अभिमान में एक छोटी सी लकीर होती है ना। हमें लगता है कि हमारा स्वाभिमान है, असली में वो अभिमान होता है, अहंकार होता है ना। दोस्तों एक होता है कि माता पिता इतना अपने जीवन में करना चाहते हैं, है ना, कि वो अपने बच्चों के ऊपर बोझ ना बने, वो अपने सारे खर्चे निकाल लें, कर लें। दोस्तों ये बात वहाँ पर वो होती है कि हाँ बच्चे ठीक है नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, छोटा मोटा काम धंधा है, इन्होंने भी छोटी मोटी नौकरी करी, काम धंधा किया, थोड़ा 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 अपने लिए इकट्ठा किया।
अब वो तो इनके जीवन का पार्ट है ही ना, ये तो चले पूरा जिंदगी भर तेजी के अंदर। इन्होंने तो तेजी में पैसा कमाया, लाखों रुपए इधर किए, लाखों रुपए उधर किए, यहाँ से घुमाया, वहाँ से घुमाया, महीने के इतने पेटी अंदर, महीने के उतने पेटी अंदर, है ना। और वैसा ही करके जो है उसी की मदद से इन्होंने अपने बेटों को ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जिसके बेसिस के ऊपर बच्चे 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए महीने का कमा रहे। दोस्तों ऐसे केस के अंदर अगर पिता अपने बेटे को बोल देगा, मतलब सिर्फ एक ये नहीं होता कि मैं बोझ नहीं बनना चाहता हूँ, ठीक है हम बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं देना चाहते, पर ऐसा थोड़ी होता है कि सारी जिम्मेवारियां सिर्फ माता पिता की हैं। ऐसे केस के अंदर अगर पिता अपने बेटे के सामने थोड़ा सा, पहली बात तो झुकने वाली भी कोई बात नहीं है, बच्चे को, ऐसे बच्चे को ऑर्डर करना चाहिए कि बेटा ये जो है 10-15 लाख है, 20 लाख रुपए, ये थोड़ा मेरा क्लियर करवा दो ताकि मैं टेंशन फ्री हो जाऊं। अरे जो लड़का 60 लाख रुपए साल के कमा रहा है उसके लिए 20 लाख रुपए का कर्जा उतारना कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपने अहंकार के चलते, ठीक है, ये अपने बेटे को, अपने बेटों से बात ही नहीं कह पा रहे, इनको शर्म आ रही है ये वाली बात कहने पे। यहाँ पे भी हो सकता है दोस्तों आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो हमारी बात से, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जिस पिता ने, जिस माँ ने वो काम, उन्होंने कैसे पैसा लाया वो एक अलग मैटर है, उसको वो अलग से भोग रहे हैं। लेकिन जब इतना कुछ करके अपने बेटों को, बच्चों को इतना इस लेवल पे खड़ा कर दिया, जी अभी अच्छा मेरे को याद आया, तो इनकी जो गुड़ियां हैं वो डॉक्टर बन चुकी हैं, बिल्कुल फाइनल ईयर में, कुछ इंटर्नशिप वगैरह शायद उनका चल रहा है, एमबीबीएस हो गया उनका भी, तो गुड़िया भी डॉक्टर बन गई है। तो जब बच्चों को इतना अच्छा आपने करा दिया, बच्चों को इंजीनियर बनवा दिया, एमबीए करवा दिया, वो भी आईआईटी आईआईएम से, बच्ची को डॉक्टर बना दिया, उसके बाद भी अगर छोटा मोटा कुछ बच्चे कर देंगे तो क्या आग लग जाएगी। तो हमने भाई को यही आदेश, हमने मतलब भाई से यही अनुरोध किया कि भाई देखिए आपके पूरे जीवन के अंदर जो पूरी समस्या है, जिस पूरी चीज़ ने आपको बर्बाद किया, जिसने आपको ख़त्म किया, वो आपका अहंकार है। आप इस उम्र के अंदर भी काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो आपने होलसेल का काम शुरू किया इसको सहज आप करो, जो आ रहा है उससे अपना खर्चा पानी निकालो। अगर आपको ऐसा लगता है, अच्छा अभी ये जो भाई जहाँ रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वहाँ पे लगभग 70-80 हज़ार रुपये इनका किराया है। हमने बोला कि भाई लोग रहते हैं ना 10-15 हज़ार किराए वाले घर में भी, आप क्यों नहीं रह लेते? नहीं, बेटे बड़ी बड़ी नौकरियां करते हैं, है ना, बहुए वो हैं, सब स्टैंडर्ड वाले हैं, तो हम कम उसके अंदर कैसे जाएं? और 70 हज़ार रुपये देना इन्होंने महीने का किराया। तो हमने भाई को बोला, हमने कहा भाई इतनी खाम खा की टेंशन पाल करके रखोगे तो कैसे चलेगा? किसने कहा है आपको कि करोड़पतियों वाले शौक पाल करके रखो? थोड़े सस्ते घर के अंदर आ जाओ। और अगर आपको दिख रहा है कि नहीं मेंटेन किया जा रहा तो आपको ही क्यों प्रेशर लेना है? बच्चों को बोल दो ना, क्या दिक्कत है? या फिर बच्चों को बोलो, बच्चों हमारे को थोड़े कम स्टैंडर्ड वाले में जाना पड़ेगा, मेरे से नहीं हो रहा है। इनसे ये तक नहीं बोला जा रहा अपने बच्चों को। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से अहंकार जो है एक व्यक्ति का, उसको खा जाता है। हमने भाई को यही एडवाइस किया कि भाई देह अभिमान छोड़ करके देही अभिमानी, यानी आत्मिक स्थिति का अभ्यास आप ज़्यादा से ज़्यादा करो, फील करो कि आप जो हो देह नहीं हो, इसका अहंकार आप पूरी तरह से त्यागो और जिम्मेवारियां बच्चों को हैंड ओवर करो। 60-65 साल के हो गए हो, अभी तक बच्चों को पाल दिया, 5-10 साल बच्चे रोटी खिला देंगे तो आपकी जो है कोई भी, मतलब उसके अंदर आपकी नाक नीचे नहीं हो गई है, बच्चों की भी जिम्मेवारी है। और फिर अगर वो इस चीज़ से पीछे हट जाएं तो भैया फिर अपना, फिर इतने सारे बड़े घर की, इतने सारे लोगों को मेंटेन करने की जिम्मेवारी मत रखो ना, अपनी और अपनी पत्नी की जिम्मेवारी लो फिर, कि भैया हम तो 10,000 वाले घर में खुश हैं, 60,000 रुपये महीने का बचेगा ना, फिर उसका इस्तेमाल करके अपने कर्जे उतार लेना। रोटी खाने के लिए तो 10-12 हज़ार ही चाहिए इंसान को महीने के। तो दोस्तों इन्हीं लाइंस पे भाई की काउंसलिंग की गई, इसी प्रकार का हमने भाई को एडवाइस दिया। दोस्तों हम ऐसा आशा करते हैं कि जो केस हमने शेयर किया, इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होने में भी आपकी सहायता हुई होगी और आपको इससे कुछ बेनिफिट हुआ होगा, जो इन्फॉर्मेशन, जो केस हमने शेयर किया इससे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट करके हमें बताएं कि क्या शिक्षा मिली, क्या आपको वीडियो के अंदर अच्छा लगा। तो आप सभी से हमारी मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो के अंदर। नमस्कार।